नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है और किस्से और कहानियों में जुर्म की डायरी से एक नई कहानी लेकर आ चुका हूं। लेकिन फ़िलहाल आज के कोलकाता केस की जो हमारी एक कोशिश जारी है उसकी अपडेट आपको बता देना। तो आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, तो कल 20 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी है। फ़िलहाल आज की कहानी आज से लगभग 12 साल पहले हम जब जाते हैं तो एक इसी तरह की कहानी, एक इसी तरह की घटना जिसने पूरे देश के हर कोने में सदमा सा लगा दिया था, जब उस घटना की कहानी मीडिया के माध्यम से जब देश तक पहुंची थी। दरअसल निर्भया केस, जी हाँ, आज भी जो 2024 में घटना घटी है जिसे निर्भया 2.0 का नाम दिया जा रहा है, तो आज जानते हैं कि वो निर्भया का पहला घटना क्या था। वो तारीख जो 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात और सर्द रात इतनी भयावह, इतनी दर्दनाक कैसे बन गई थी। और ये जो मामला हुआ था ये मीडिया में लगभग 48 घंटे के बाद आया था, क्योंकि जो एक चीज़ें बन गई हैं कि अब तो केस, जो रेप केसेस हैं, आम हो गए थे, लगातार हो रहे थे। तो एक तरीके से वो एकदम कि क्या इसमें ख़ास, तो हो ही रहा है, इस तरह की चीज़ें बन गई थी। लेकिन जब इसकी कहानी आई, जब इसकी एक दरिंदगी की कहानी आई, तो मीडिया से लेकर हर लोगों में उबाल आ गया और इस को लेकर जो सिंपैथी है वो एक अलग तरीके की देखने को मिली थी। फिलहाल इस कहानी को सुनाते हैं। दरअसल ये घटना निर्भया की है। निर्भया जो देहरादून में उसने अपनी पढ़ाई की, फिर दिल्ली आई। दिल्ली के कॉलेज से वो एक फिजियोथेरेपिस्ट की इंटर्नशिप भी कर रही थी, पैरामेडिकल के स्टूडेंट थी। उसका एक दोस्त होता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और यूपीएससी की तैयारी भी वो करना चाह रहा था। अब दोनों की मुलाकात होती है, दोनों की एक प्लानिंग बनती है और वो दिन होता है 16 दिसंबर 2012, रविवार का दिन। प्लानिंग बनती है और दोनों की इस बात पे रजामंदी बनती है कि आज कहीं घूमने चलते हैं आज थोड़ा, क्योंकि रविवार है, कोचिंग वगैरह है नहीं, कुछ भी नहीं। और वो पिक्चर देखने का मन बनाते हैं। दोनों की रजामंदी पिक्चर पे बनती है। निर्भया अपने घर में पिक्चर की बात नहीं कहती, वो कहती है कि मैं एक दोस्त से मिलने जा रही। उसके बाद निर्भया अपने घर से निकलती है और फिर दोस्त के साथ चल देती है। निर्भया उस समय जो पानगांव है, द्वारका के करीब साउथ वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, वहाँ से निकलती है और अपने उस दोस्त के साथ पिक्चर देखने के लिए चल देती है। साकेत एक जगह है, साउथ दिल्ली का ही रेसिडेंशियल कॉलोनी भी है। वहाँ पर एक मॉल में ये लोग जाते हैं, वहाँ पे थिएटर भी होता है। और जो इनकी फिल्म देखने का, जिस फिल्म का मन करता है, उस समय 2012 में तलाश फिल्म आई थी, आमिर खान, करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। तो तलाश फिल्म देखने के बात होती है और जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिल्म रिलीज़ हुई थी। संडे का दिन था, वीकेंड का दिन, तो काफ़ी भीड़ थी, इनको टिकट मिल नहीं पाता है। लेकिन अब ये सोचते हैं कि अब अगर अब आ ही गए हैं तो कोई ना कोई फिल्म तो देख कर ही जाएंगे। तो फिर ये लाइफ ऑफ पाई की इवनिंग शो की टिकट ले लेते हैं। और इवनिंग शो जो है ख़त्म होता है लगभग 9:30 का वक्त होता है, 9 बजे और 9:15 के का वो वक्त रहता है जब ये लोग थिएटर से बाहर आ जाते हैं ऑटो पकड़ने के लिए। और ऑटो पकड़ते हुए जब वहाँ जाते हैं तो दिल्ली में ऐसा देखने को मिलता है, या फिर और भी जगहों पे, कि अमूमन जो ऑटो होती है वो
जब रात बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक फ़िक्स रेट दे देते हैं कि हम इतना आप मुझे दीजिएगा तो मैं पहुंचाऊंगा। अब दोनों स्टूडेंट थे तो फिर मोल भाव करते हैं, लेकिन तैयार नहीं होता ऑटो वाला। फिर उसी में से एक ऑटो वाला होता है जो कहता है कि हम आपको, एक इलाका लगता है दिल्ली का मुनेरिका बस स्टैंड तक पहुंचाने की एक ऑटो वाला बात करता है। तो ये लोग भी सोचते हैं कि चलो मुनेरिका बस स्टैंड से कोई बस पकड़ लेंगे और घर चले जाएंगे। तो मुनेरिका बस स्टैंड ये लोग वहाँ से ऑटो पकड़ के पहुँचते हैं और वक्त वही लगभग 9:30 का होता है। बस स्टैंड भी सुनसान नज़र आता है, कोई भी ऑटो ना आते हुए ना जाते हुए दिखता है, ना कोई बस नज़र आता है, लोग भी बहुत कम दिखते हैं, गिने चुने का तुक्का। तभी एक सफ़ेद रंग की चार्टर्ड बस वहाँ पर आकर लगती है। इतने में उस बस से एक शख्स निकलता है और कहता है कि कहाँ जाना है, जो आमतौर पर बस वाले पूछते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि पामगांव जाना है। तो पामगांव जाने की बात जब करते हैं तो वो बस वाला कहता है कि ठीक है, हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं, आइए। तो फिर ये लोग बस के आगे वाले गेट से बस के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि आगे के 1-2 सीट छोड़कर 3 पैसेंजर वाली सीट पे 3 लोग बैठे हुए हैं। तो ये लोग भी पैसेंजर वाले लोगों के बैठे हुए 1-2 सीट के बाद पीछे वाले हिस्से में जाकर ये लोग भी बैठ जाते हैं। फिर ये लोग टिकट की मांग करते हैं, लेकिन वो लोग टिकट नहीं देते। अब दरअसल मसला ये है कि जो वो बस थी, वो बस तो यात्रियों के लिए ही थी और अक्सर हर दिन वो यात्रियों को लेकर ही आती जाती थी। लेकिन उस दिन ड्राइवर, संडे का वक्त होता है और ड्राइवर की शायद छुट्टी होती है, और ऐसा मसला था कि ड्राइवर बस को अपने घर ले जाता था और फिर अगले दिन फिर बस को किराए पे शुरू कर देता था चलाना। तो उस दिन संडे था तो वो एक प्लान बनाता है, और जो वो 3 लोग जो पैसेंजर नज़र आते हैं वो कोई पैसेंजर नहीं होते, बल्कि उसी के कुछ दोस्त यार, जानने पहचानने वाले लोग होते हैं। और वो प्लान बनाते हैं कि चलो आज दिल्ली में यूं ही बस को घुमाया जाए और घूमा जाए। तो वो कुछ दिल्ली के कुछ एरिया में यूं ही राउंड लगा रहे होते हैं। एक तरीके से आप कहिए कि वो पिकनिक वाली राइड हो गई थी, जॉय राइड हो गई थी। वो लोग शराब भी लेते हैं। अब उस बस में निर्भया और उसके दोस्त टिकट मांग रहे हैं, टिकट दे नहीं रहा। देखते देखते बस खुल चुकी थी और इसके बाद जो वो 3 पैसेंजर वाली सीट पे लोग बैठे होते हैं वो निर्भया को देखकर गंदे कमेंट पास करना शुरू करते हैं, फप्तियाँ कसना शुरू कर देते हैं, छेटंकासी शुरू। ये सारी चीज़ें देखकर निर्भया का जो दोस्त होता है वो गुस्सा हो जाता है और जब वो गुस्सा होता है तो फिर दोनों में नोक-झोंक होती है, उसमें हो हंगामा शुरू, दोनों में विरोध। इसके बाद वो लोग, बस में एक रॉड होती है, उस रॉड से निर्भया के जो दोस्त होता है, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाती है, तो रॉड से उसके सिर पे वार कर देता है। सिर पे वार करते ही जो निर्भया का दोस्त होता है वो बेहोशी की हालत में जाने लगता है और बस के नीचे ही गिर जाता है। अब इसके बाद वो जब बस के नीचे गिरता है और उसकी आँखें, क्योंकि वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं होता, तो फिर वो देखता है कि निर्भया को वो लोग घसीट कर पीछे वाले हिस्से में ले जा रहे हैं और पीछे वाली सीट पर वो लोग निर्भया को ले जाते हैं और उसके बाद बारी बारी से उसका दुष्कर्म करते हैं, उसके साथ रेप करते हैं। इस बीच निर्भया विरोध भी करती है, तो विरोध करने पे एक रॉड से उसके प्राइवेट पार्ट पर ये लोग वार भी करते हैं। मामला बढ़ता रहता है। 11:30 यानी 11:30 रात की सर्द रात, बस 3 थानों के लगभग इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, बसंत कुंज, बसंत विहार और बसंत कुंज नॉर्थ।
इस दौरान जब ये बस चक्कर लगा रही होती है और बस के अंदर हैवानियत का मंजर चल रहा होता है और सड़कों पर इस दौरान कई पीसीआर की जिप्सियाँ भी गुजरती हैं, एम्बुलेंस गुजरते हैं, लोग गुजरते हैं, कई थाने गुजरती हैं, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं होती कि बस में क्या हो रहा है। इस दौरान ये लोग चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे शीशे पैक, पर्दा लगा हुआ, काला शीशा, आवाज़ अंदर के अंदर ही, बाहर जा नहीं पाती। जब ये घटना हो रही होती है तो निर्भया 100 नंबर पर डायल भी करती है, लेकिन किसी कारण फ़ोन नहीं लग पाता और इसके बाद जो वो लोग 6 लोग होते हैं उनके फ़ोन, पर्स, घड़ियाँ, जो भी कीमती पैसे सब निकाल लेते हैं और इसके बाद उनके कपड़े तक भी वो उतार लेते हैं। उनके बदन से सारे जो लिबास होते हैं वो बेलिबास हो जाता है। बिना कपड़ों के अब उनके बदन अब जो है वो बिना कपड़ों के होते हैं। अब क्योंकि लगभग 1.5 घंटे तक इन 6 लोगों ने निर्भया के साथ दरिंदगी की, अब जब उनका वहशीपन ख़त्म हो जाता है, उनका मन भर जाता है, तो ये लोग अब उसी में से एक व्यक्ति बोलता है कि अब शायद ये मर गई है। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि अगर ये मर गई है तो फिर इसके दोस्त को भी चलो ख़त्म कर देते हैं। तो उसके सिर पर एक और वार करते हैं। आपको बताएं कि इन लोगों ने दरिंदगी इस तरह से की थी कि निर्भया के पेट से जो आंत है वो भी निकल गया था, बाहर आ गया था। उसके हाथ कुचल चुके थे, उसके सीने पर इन्होंने अपनी दरिंदगी के ऐसे निशान छोड़े थे कि उसका पूरा जिस्म छल्ली छल्ली कर दिया था। उसके बाद ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि अब ये घटना हो चुकी थी, अब इसके बाद ये सोचते हैं कि अब जो ये इनकी बॉडी है अब इसको एक्सीडेंट के घटना की तरह बदल देते हैं। तो मोनिका में ही एक फ्लाईओवर है, मोनिका के पास ही वहाँ एक सुनसान इलाका देखकर और सड़क के किनारे झाड़ियाँ होती हैं, तो ये लोग कहते हैं कि इनको सड़क पर फेंकते हैं और बस चढ़ाते हुए इनके शरीर के ऊपर से हम लोग निकल जाएंगे कि ये मामला पूरा एक्सीडेंट जैसा लगे। तो वैसा ही होता है, इन दोनों को सड़क पर फेंक दिया जाता है और उसके बाद ये लोग जो है वो गाड़ी चलाते हुए पार कर देते हैं। लेकिन जो निर्भया का जो दोस्त होता है वो पूरी तरह से बेहोश नहीं होता। निर्भया पूरी तरीके से बेहोश होती है, तो वो उसका दोस्त उसको खींचते हुए किसी तरह झाड़ियों की तरफ ले जाता है और वो लोग बस जो है वो आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इस दौरान वो लोग जो निर्भया और उसके दोस्त होते हैं वो चक्के जो बस की पहिए होते हैं उससे थोड़ा दूर चले जाते हैं। इस कारण वो उस समय तक बच जाते हैं, निर्भया की जान उस समय तक बच जाती है। उन लोगों को लगता है कि बस चढ़ाते हुए वो लोग निकल जाते हैं, उनको लगता है कि हमने उनकी बॉडी के ऊपर से बस चढ़ा दिया है, अब मामला एक्सीडेंट जैसा। कुछ देर के बाद निर्भया का जो दोस्त होता है अब हालत बहुत बुरी होती है, बिना कपड़ों के होते हैं। तो उसी हालत में वो जितनी उसकी हिम्मत होती है वो चिल्लाता है, लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कुछ लोग देखते, कुछ लोग पार होते, लेकिन कोई मदद नहीं करता। निर्भया के दोस्त ने बाकायदा इस बात को कहा भी कि हर लोग हमें देखते लेकिन मदद नहीं करते। लेकिन इसी में से कहते हैं कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी। उसी में से एक अच्छा व्यक्ति भी होता है जो उनको जब देखता है तो वो मददगार साबित होता है और 100 नंबर पे कॉल करता है। कुछ ही देर में पीसीआर की 3 जिप्सियाँ आती हैं और ये जिप्सियाँ तीनों अलग अलग थाने की होती हैं। पुलिस जब उतरती है तो फिर अब उनके अंदर एक अलग मसला चल देता है। मसला ये हो जाता है कि अब निर्भया की जो निर्भया है उसको किस जिप्सी में रखा जाए, यानी कि जुरिडिक्शन का मामला आता है कि ये लोग यहाँ पे जो मिले हैं ये
एरिया किसके जुरिडिक्शन में आता है, किस थाने के, बल्कि इसके बगैर कि पहले निर्भया को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, फिर जुरिडिक्शन का मामला देखा। खैर कुछ वक्त इसी मसले में गुजर जाता है, या यूं कहें कि कुछ वक्त ज़ाया हो जाता है। फिर जुरिडिक्शन तय होता है और जुरिडिक्शन वाले ही जिप्सी में निर्भया को उसका दोस्त और कुछ पुलिस वाले मदद करते हुए उस जिप्सी में रखते हैं, और पास ही में एक अस्पताल है, सफदरजंग अस्पताल, वहाँ पे उसको लाया जाता है। अब क्योंकि वो बिना कपड़ों की होती है तो उसको पहले उसके पूरे शरीर को कपड़ों से ढका जाता है, और हॉस्पिटल में पहुंचती है। फिर उसको इमरजेंसी में लेकर जाया जाता है, और जब पहले जो डॉक्टर आते हैं जब उसकी बॉडी को देखते हैं तो उनका कहना होता है कि ये कैसे इसका इलाज होगा, ये तो कोई डेड बॉडी है। उनको विश्वास ही नहीं होता है कि कोई व्यक्ति इस स्थिति में ज़िंदा भी है या क्या है। मतलब बहुत बुरी हालात होती है, जैसा हमने बताया कि आंत पेट से बाहर हो जाना, पूरा शरीर छलनी छलनी हो जाना, रॉड से हमला। खैर उसका मुंह खुल नहीं रहा था। निर्भया की हालत बहुत भयावह थी। बाहर के लोग जब इस कहानी को 48 घंटे के बाद यह कहानी बाहर आती है तो लोग में एक अलग सन्नाटा, देश के हर कोने में एक सन्नाटा फैल जाता है। दिल्ली तो पूरी सुन पड़ जाती, क्योंकि ये देश की राजधानी में इस तरह की घटना, वो भी दरिंदगी से भरे। खैर उसके बाद पुलिस को सूचना होती है। पुलिस फिर क्योंकि दबाव बढ़ रहा था, ये मामला हाईलाइट हो जाता है। लोग विरोध प्रदर्शन पे उतर आते हैं, लोग न्याय की मांग करते हैं। पुलिस आनन फानन में उस 8 किलोमीटर के एरिए के सारे सीसीटीवी खंगालती है। उसी में एक वाइट कलर की चार्टर्ड बस दिखती है। फिर उस बस के नंबर से ड्राइवर तक पहुंचा जाता है। फिर ड्राइवर से फिर उन और भी जो आरोपी होते हैं उन तक पहुंचा जाता है, और उसके बाद उनको पकड़ा जाता है। सीसीटीवी फुटेज में देखिए कि जब ये बस में ये सब हो रहा होता है, तो जब बस दिल्ली में घूम रही होती है तो कई जिप्सियाँ, कई थाने, सारी चीज़ें नज़र आती, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं पड़ पाती। अब निर्भया की हालत बड़ी ख़राब थी, क्योंकि उसके लगभग पूरे आंत बाहर आ चुके थे। ऑर्गन को जो है ख़राब होने के चांसेस बढ़ गए थे, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए थे। तो इस पर एक सवाल अब ये आ गया था कि क्योंकि देश के नामचीन जो डॉक्टर थे उन्होंने भी उसे देखा था, तो फिर होता है कि जो दुनिया की सबसे बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल है वहाँ इसको ले जाया जाए। और सिंगापुर में एक ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट का सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल होता है, माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल। तो फिर भारत सरकार ये फैसला लेती है और पूरी खर्च भारत सरकार उठाने के लिए तैयार होती है, और एक चार्टर्ड प्लेन से उसको सिंगापुर ले जाया जाता है। और उसके बाद सिंगापुर में उसका इलाज चलता है। कुछ दिन बाद ये खबरें भी आती हैं कि उसकी हालत में कुछ सुधार हो रही है। ये बात सुनकर पूरे देश में हर लोगों में एक खुशी सी जागती है। पार्लियामेंट से लेकर पूरे देश के हर कोने में विरोध, इसी पे बहस, मीडिया से लेकर चौक चौराहे, हर जगह सिर्फ इसी की बात हो रही थी, क्योंकि यह घटना ही कुछ ऐसी थी। इसके बाद कहा जाता है कि जब निर्भया इलाज के दौरान ही उसने अपना स्टेटमेंट भी दिया था, सारी चीज़ दर्ज कराई थी, उसके मुंह खुल नहीं रहे थे। तो उसका दोस्त जब उससे हालचाल लेने जाता है तो वो पर्ची पे पूछती है कि इस पे मेरे इलाज में तो बहुत पैसे लग रहे होंगे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इतने पैसे तो हैं नहीं। तो दोस्त बोलता है कि उसकी चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, सबका इंतज़ाम हो चुका है। इसके बाद माँ पिताजी भी इसके जाते हैं, माँ बाप चाहते हैं, तो पर्ची पर यही बात कहती है वो एक बात कि मैं भी जीना चाहती हूँ और इन दरिंदों को ज़िंदा जला देना चाहिए, ऐसी सज़ा होनी चाहिए। ये बात वो कहती है पर्ची के माध्यम से। आखिरकार मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है और
क्या क्या होता है तारीख वाइज मैं आपको बताता हूँ। तो 28 जनवरी 2013 जुवेनाइल, क्योंकि ये जो 6 आरोपी होते हैं उसमें से एक आरोपी नाबालिग होता है, कुछ 7 से 8 महीने उसके बालिग होने में बचे होते हैं, तो जुवेनाइल में मामला जाता है और नाबालिग उसको घोषित किया जाता है। इस पर काफ़ी बहस भी होती है कि उसको जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जाए नहीं किया जाए। आखिरकार जुवेनाइल कोर्ट ये बात करती है कि नाबालिग घोषित करती है। 11 जुलाई 2013 को राम सिंह जो था वो तिहाड़ जेल में रहने के दौरान आत्महत्या कर लेता है। तो अब बच्चे बाकी 4 लोग। 31 अगस्त 2013 को नाबालिग को 3 साल की सज़ा होती है। जी हाँ, इस रेप और इस कृत्य में नाबालिग को 3 साल की सज़ा मिलती है। इसके बाद 10 अक्टूबर 2013 को अक्षय ठाकुर, मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा, इन चारों को दोषी करार दे दिया जाता है। पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी जाती है। 7 अक्टूबर 2013 को विनय और अक्षय दिल्ली हाई कोर्ट में इस फांसी के फैसले को चैलेंज करते हैं। फिर 13 मार्च 2014 को हाई कोर्ट का भी फैसला आता है और फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। 2 जून 2014 को केस के 2 आरोपी सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज करते हैं कि आखिरी विकल्प होता है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील होती है। 27 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पहले सुरक्षित रख लेती है और 5 मई 2017 को फांसी की सज़ा को बरकरार रख दिया जाता है। 5 मई 2018 को फांसी को उम्र कैद की अर्जी, यानी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए, ऐसी एक अर्जी दाखिल की जाती है और 9 जुलाई 2018 को फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है, यानी इस अर्जी पर भी सुनवाई हो जाती है। फिर 7 जनवरी 2020 पटियाला हाउस कोर्ट डेथ वारंट, यानी सब कुछ जब सारी चीज़ें खत्म हो जाती है तो डेथ वारंट जारी करती है। और 20 मार्च 2020 वो दिन आता है जब निर्भया को इंसाफ मिलने वाला होता है। 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को फांसी के तख्ते से लटका दिया जाता है, फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इस दौरान खबरें भी आती हैं कि ये चारों दोषियाँ जो चारों दोषी थे ये काफ़ी गिड़गिड़ाते हैं, इनके हाथ पांव फूले हुए रहते हैं जैसे इन्हें खबर लगती है कि अब इनकी फांसी होने वाली है। दया याचिका भी होती है जो आखिरी, उस पर भी सुनवाई होती है और फिर फांसी की सज़ा मुकर्रर हो जाती है। उन सारी हेयरिंग पर भी इनकी नज़रें होती हैं। वहाँ पे जो गार्ड होते हैं, हवलदार होते हैं, जो भी सिपाही होते हैं, हर किसी से लोग अपडेट ले रहे होते हैं कि क्या हुआ है। उम्मीदें लगती हैं इनको कि शायद बच जाएं। ये फांसी के तख्ते तक जाने के लिए भी ये अपने पैरों से नहीं चल पाते हैं, इनको गार्ड के थ्रू पहुंचाया जाता है। इनकी हालत ख़राब रहती है और फांसी पर जब ये लटकाए जाते हैं तब भी ये यही चिल्लाकर गिड़गिड़ा रहे होते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमें बख्श दो। लेकिन फांसी की सज़ा मिल जाती है, पूरे देश को न्याय मिल जाता है और निर्भया को न्याय मिलता है। लेकिन रेप केसेस में कुछ खास अंतर नज़र नहीं आता। हालांकि कानून में भी कई कड़े बदलाव होते हैं, कड़े कानून भी बनाए जाते हैं। फिर भी आज देखिए 2024 में उसी रेप केस की बात हम लोग कर रहे हैं। एक नया केस भी आता है कोलकाता का, उसकी बात कर रहे हैं। फिलहाल इस कहानी को सुनाने का मकसद बस यही था कि क्योंकि निर्भया 2.0 का नाम दिया गया था इस कोलकाता वाले केस को, तो हमने सोचा कि निर्भया जो पहली घटना थी 2012 में घटी थी उसके बारे में भी आप लोग को ज़रूर बताएं। जो उस समय इस कहानी को अपने स्तर पे नहीं समझ पाए थे, आज वो ज़रूर इस कहानी को सुन लें। फ़िलहाल इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, सिर्फ जागरूक करना है। अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, उनके हर गतिविधियों पे नज़र रखें, सतर्क रहें। फ़िलहाल पूनम गुप्ता हैं जो महाराष्ट्र से हैं, उनका जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश से विनय कुमार हैं, उनका जन्मदिन है। झारखंड के रांची से शालिनी कुमारी हैं जो कि उनका भी आज जन्मदिन है।
अनीता कुमारी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, उनका जन्मदिन है। तो आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे जुर्म की डायरी में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें। जय हिंद।